हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम सब्जेक्ट पैथोलॉजी में यूनिट डिस्टरबेंसेस इन बॉडी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब तक हम इस यूनिट में पढ़ चुके हैं कि बॉडी फ्लूइड्स के अंदर अगर कोई डिस्टरबेंसेस हो जाते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन एराइज होती है। तो फर्स्ट थी एडिमा, जो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मीन्स होता है बॉडी के अंदर वाटर कम हो जाना, मीन्स बॉडी में पानी की कमी हो जाना। और वो किन किन कारणों से होता है? मोस्टली डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर, एक्सेसिव पर्सपिरेशन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, ये कोज है जो डिहाइड्रेशन को कोज करते हैं। नेक्स्ट है ओवर हाइड्रेशन। ओवर हाइड्रेशन का मीन्स होता है वाटर एक्सेसिव अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट रहना। तो एक्सेस अमाउंट में अगर बॉडी में वाटर रहेगा तो वाटर पॉइजनिंग भी से बोल सकते हैं, वाटर इंटॉक्सिकेशन भी बोल सकते हैं। ओवर हाइड्रेशन अकर ड्यू टू इंक्रीज्ड वाटर इनटेक। एक्सेसिव अमाउंट में वाटर कंज्यूम करते हैं तो भी ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है। एंड ड्यू टू वाटर रिटेंशन थ्रू मेडिकल कंडीशन। कोई मेडिकल डिजीज़ अगर बॉडी में प्रेजेंट है, लाइक मैं बात करूँ किडनी डिजीज़ की, तो भी क्या हो सकता है? ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है। एडीएच हार्मोन की कमी अगर हो जाए बॉडी में तो भी ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन एराइज हो सकती है। तो ये तो था डिस्टरबेंसेस इन बॉडी फ्लूइड्स की। बॉडी फ्लूइड्स के अंदर कोई डिस्टरबेंसेस हो जाते हैं तो मेनली तीन कंडीशन मैंने आपको बताई थी: एडिमा, डिहाइड्रेशन एंड ओवर हाइड्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टरबेंसेस इन द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड। सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर अगर कोई डिस्टरबेंसेस आ जाते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन एराइज होती है? तो फर्स्ट इज हाइपरमिया एंड कंजेशन। हाइपरमिया एंड कंजेशन का मीन्स क्या होता है? तो हाइपरमिया एंड कंजेशन आर द टर्म्स यूज्ड फॉर localized increase in the volume of blood within the dilated vessels of an organ or tissue। जो dilated blood vessels है वहाँ पर ब्लड वॉल्यूम एक जगह इकट्ठा हो जाना, उस कंडीशन को हाइपरमिया एंड कंजेशन हम बोलते हैं। तो फर्स्टली हाइपरमिया एंड कंजेशन में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो अपन बात करते हैं हाइपरमिया की। हाइपरमिया इज़ एन एक्यूट प्रोसेस ड्यू टू डायलेशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज। कि जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है उसमें कहीं कोई केमिकल इफेक्ट्स की वजह से डायलेशन हो गया और उस डायलेशन वाली जगह पर ब्लड एक्यूमुलेट हो गया, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरमिया। तो ये कंडीशन कब एराइज हो सकती है? इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकती है और हेवी मस्कुलर एक्सरसाइज करने की वजह से भी हो सकती है। नेक्स्ट है कंजेशन। कंजेशन इज ए पैसिव प्रोसेस ड्यू टू इम्पेयर्ड वीनस ड्रेनेज। इट कैन बी लोकलाइज्ड और सिस्टेमिक। कंजेशन जो कंडीशन है वो पैसिव प्रोसेस है जो वीनस ड्रेनेज है, वेन वापस ड्रेन करता है हार्ट के अंदर ब्लड को। अगर वीनस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उस कंजेशन की कंडीशन जो है वो एराइज होती है, और ये लोकलाइज्ड भी हो सकती है और सिस्टेमिक भी हो सकती है। लोकलाइज्ड कंजेशन इज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन बाय ट्यूमर्स, प्रेशर एंड इन हर्निया। जो लोकलाइज्ड कंजेशन होता है एक फिक्स जगह पर होता है, वो किन वजह से हो सकता है? या तो कोई ट्यूमर की वजह से वीनस के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या प्रेशर की वजह से हो सकता है, या हर्निया की कंडीशन के कारण लोकलाइज्ड कंजेशन हो सकता है। नेक्स्ट है सिस्टेमिक कंजेशन इज ड्यू टू हार्ट फेलियर, ऑब्स्ट्रक्शन इन आईवीसी एंड पोर्टल वेंस। सिस्टेमिक कंजेशन की कंडीशन है मेनली हार्ट फेलियर की वजह से, या फिर इन्फेरियर वेना केवा के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, या पोर्टल वेन के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो सिस्टेमिक कंजेशन की कंडीशन एराइज होती है। अब दोनों में डिफरेंस हम देख लेते हैं कि हाइपरमिया एंड कंजेशन में क्या डिफरेंस है। तो हाइपरमिया में अपन देखें ब्लड वॉल्यूम, तो ब्लड वॉल्यूम हाइपरमिया एंड कंजेशन दोनों में क्या होगा? इंक्रीज्ड होगा। वेस्कुलर वॉल्यूम जो है हाइपरमिया में भी इंक्रीज होगा एंड कंजेशन में भी इंक्रीज्ड होगा। मैकेनिज्म की अगर बात करें तो हाइपरमिया एक एक्टिव मैकेनिज्म है, क्योंकि केमिकल इफेक्ट की वजह से ब्लड कैपिलरीज जो है वो डायलेट हुई थी, इसकी वजह से वहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट हुआ था।
कंजेशन है वो पैसिव मैकेनिज्म है, क्योंकि ये स्टेगनेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन एराइज हो रहा है। वेस्कुलर कंपार्टमेंट की अगर बात करें तो हाइपरमिया में आर्टेरियल साइड है वो अफेक्ट होगी, कंजेशन में वीनस साइड अफेक्ट होगी। साइट की मैं बात करूँ, यूजुअली लोकल हाइपरमिया जो होता है वो लोकल होता है, एक ही जगह फिक्स कंडीशन होती है, जबकि कंजेशन में लोकल भी हो सकता है और सिस्टेमिक भी हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइपरमिया के अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल है 8 साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, सेकेंड इज इन स्केलेटन मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, थर्ड इज मीनोपोजल फ्लैश इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो। कंजेशन में एग्जाम्पल की बात करें तो सिस्टेमिक इन कार्डियक फेलियर, सेकेंड इज वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, थर्ड इज रिड्यूस्ड आउटफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम ए टिश्यू। नेक्स्ट बात करते हैं हेमरेज की। हेमरेज इज द एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम ए ब्लड वेजल्स, कि हमारी जो ब्लड वेजल्स है वो ब्लड वेजल्स रप्चर होकर वहाँ से ब्लड एस्केप हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है, मतलब कहाँ से, ब्लड कैपिलरीज से ब्लड बाहर आ रहा है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेमरेज। द ब्लीडिंग में अक्कर एक्सटर्नली और इंटरनली, ब्लड जो है वो ब्लड वेजल से तो बाहर आ रहा है, तो एक्सटर्नली आउट ऑफ बॉडी, बॉडी से भी बाहर आ सकता है और बॉडी के अंदर भी टिश्यू के अंदर रह सकता है। नेक्स्ट अपन कुछ टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज हीमेटोमा। हीमेटोमा क्या है? एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ब्लड इनटू द टिश्यूज विद रिजल्टेंट स्वेलिंग इज नोन एज हीमेटोमा, कि हमारे जो टिश्यूज होते हैं इन बिटवीन सेल के बीच में कुछ टीनी ब्लड वेजल्स प्रेजेंट रहती है, वो ब्लड वेजल्स अगर रप्चर हो गई तो वहाँ से कैपिलरी से ब्लड आउटसाइड होकर कहाँ पे आ जाएगा? टिश्यू के अंदर, और टिश्यू में एक लोकलाइज जगह पर हीमेटोमा बन जाएगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हीमेटोमा। नेक्स्ट है इकाइमोसिस। इकाइमोसिस होता है लार्ज एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ब्लड इनटू द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आर कॉल्ड इकाइमोसिस। तो इकाइमोसिस में भी एक हीमेटोमा की कंडीशन बनती है, लेकिन उसकी साइज़ थोड़ी लार्ज होती है, वो होती है 1 to 2 सेंटीमीटर सबक्यूटेनियस हीमेटोमाज। नेक्स्ट है परपुराज। इट इज़ स्मॉल एरिया ऑफ हेमरेज इनटू द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो हीमेटोमा बन रहा है वो साइज़ में छोटा होता है, अप टू 1 सेंटीमीटर, लगभग कितना, 1 सेंटीमीटर के समथिंग। नेक्स्ट है पेटेकी। पेटेकी का मीन्स होता है आर माइन्यूट पिंच्ड साइज्ड हेमरेज इनटू स्किन। माइन्यूट मतलब छोटी सी पिंच साइज की हीमेटोमा बनता है, जिसका मेजरमेंट होता है 1 to 2 मिलीमीटर। माइक्रोस्कोपिक एस्केप ऑफ इरिथ्रोसाइट into loose tissue may occur following marked congestion and is known as diabetes। लार्ज एक्यूमुलेशन की बात करें तो लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन वन और एनोदर ऑफ बॉडी कैविटीज़, कि हमारी बॉडी और बॉडी कैविटीज़ के अंदर लार्ज एक्यूमुलेशन हो रहा है ब्लड का, तो इसे हम हेमेटोमा बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेमरेज के कोजेज कौन कौन से हो सकते हैं। तो हेमरेज होने के मतलब ब्लड लॉस होने के क्या क्या कारण है? तो फर्स्ट इज़ ट्रॉमा, सेकंड इज़ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, थर्ड इज़ रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मीन्स होता है एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेजल्स। एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेजल्स है वो रप्चर हो जाए तो भी हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं। फोर्थ इज़ ब्लीडिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर। हमारे पेप्टिक अल्सर है वहाँ पे अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो भी हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं। वेस्कुलर इन्वेजन्स बाय ट्यूमर सेल्स। ट्यूमर सेल से वो वेजल्स को इन्वेड कर जाए तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है? ब्लड लॉस होने के चांसेस रहते हैं। एलिवेटेड प्रेशर विद इन द वेजल्स। वेजल्स के अंदर अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रेशर की वजह से ब्लड वेजल्स रप्चर हो सकती है और ब्लीडिंग अक्कर हो सकती है और हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं। कुछ एग्जांपल्स है जैसे सेरेब्रल या रेटिनल हेमरेज इन सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की वजह से सेरेब्रल और रेटिना मीन्स आँख में हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं। सीवियर हेमरेज फ्रॉम वेरिकोज वेंस ड्यू टू हाई प्रेशर इन द वेंस ऑफ लेग्स और ईसोफेगस। जो हमारी वेंस है, लेग्स की वेंस है, उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वेरिकोज वेन रप्चर होने के चांसेस रहते हैं और हेमरेज की कंडीशन एराइज हो सकती है। इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं हेमरेज की वजह से, उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
द इफेक्ट्स ऑफ ब्लड लॉस डिपेंड्स ऑन थ्री मेन फैक्टर। जो ब्लड लॉस होने के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, कितने अमाउंट्स में ब्लड लॉस हो रहा है उस पर डिफेक्ट करेगा कि कितने किस प्रकार का कॉम्प्लिकेशन एराइज होगा। सेकेंड है द स्पीड ऑफ ब्लड लॉस, ब्लड लॉस कितने स्पीड से हो रहा है और कौन सी साइट पर ब्लड लॉस हो रहा है। द लॉस ऑफ ब्लड अप टू 20% ब्लड वॉल्यूम सडनली और स्लोली जनरली हैज़ लिटिल क्लिनिकल इफेक्ट बिकॉज ऑफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म। अगर 20% ब्लड लॉस हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है या सडनली हो रहा है, बट 20% हो रहा है तो हमारी बॉडी उसको कंपनसेट कर सकती है। ब्लड लॉस 33% से ज़्यादा हो रहा है और सडन और फास्ट हो रहा है तो डेथ होने की संभावना भी रहती है। नेक्स्ट बात करें, हेमरेज दो प्रकार का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट हेमरेज जो है, द ब्लड लॉस में बी लार्ज और सडन, ब्लड लॉस लार्ज होगा और सडन होगा। क्रॉनिक के अंदर क्या होगा, स्मॉल रिपीटेड ब्लड में अकर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे ब्लड लॉस हो रहा है लेकिन एक लॉन्ग पीरियड तक हो रहा है तो वो एक क्रॉनिक कंडीशन एराइज हो सकती है। लॉस ऑफ ब्लड अप टू 50% ऑफ ब्लड वॉल्यूम ओवर ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स में नॉट बी नेसेसरली फेटल। अगर 50% ब्लड लॉस हो रहा है 24 आवर्स के अंदर तो वो इतना घातक नहीं है। हाउएवर क्रोनिक ब्लड लॉस जनरली प्रोड्यूस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर ब्लड लॉस क्रोनिक कंडीशन में हो गया तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं और हाइपोवोलेमिक शॉक लगने की चांसेस भी रहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं शॉक के बारे में। शॉक इज सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन ड्यू टू आइदर ए रिडक्शन इन कार्डियक आउटपुट और रिडक्शन इन सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। इट लीड्स रैपिडली to irreversible cell injury, organ and systemic dysfunction and often death। शॉक की कंडीशन क्या है कि सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन होता है। किसकी वजह से होता है सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन? कि कार्डियक आउटपुट जो है वो रिड्यूस हो जाए या सर्कुलेटिंग जो ब्लड है उसकी मात्रा रिड्यूस हो जाए। अब सर्कुलेटिंग ब्लड और कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो गया तो प्रॉपर अमाउंट के अंदर सेल एंड टिश्यू के पास में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो उस कंडीशन को हम सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन बोलेंगे। तो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होने के चांसेस रहते हैं और सेल इंजरी ऐसे ही होती रही तो वो सेल एंड टिश्यू डेथ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड कोजेज ऑफ शॉक। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हाइपोवोलेमिक शॉक। दिस फॉर्म ऑफ शॉक रिजल्ट्स फ्रॉम इनएडिक्वेट सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, कि प्रॉपर अमाउंट में सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम जो है वो सेल एंड टिश्यू के पास में नहीं पहुंच पा रहा है तो शॉक की कंडीशन एराइज होगी और ऐसे शॉक को हम बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। कोजेज क्या क्या हैं हाइपोवोलेमिक शॉक के? फर्स्ट इज हेमरेज, सेकेंड इज बर्न, थर्ड इज डिहाइड्रेशन, फोर्थ इज ट्रॉमा। सेकेंड क्लासिफिकेशन है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होगा? एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर विद सडन फॉल इन कार्डियक आउटपुट। मीन्स हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम तो एक नॉर्मल अमाउंट में है बट हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसकी डिक्रीज हो गई तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। कार्डियक आउटपुट मतलब एक इनएडिक्वेट अमाउंट में ब्लड वॉल्यूम पंप कर पाएगा हार्ट, तो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं जा पाएगा सेल एंड टिश्यू के पास में तो कार्डियोजेनिक शॉक लगने के चांसेस रहते हैं। कोजेज क्या क्या है कार्डियोजेनिक शॉक होने के? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, सेकेंड इज हार्ट अटैक, थर्ड इज एरिथमिया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक मीन्स इन्फेक्शन की वजह से होने वाला शॉक। सर्कुलेटरी फेलियर में अकर एज ए रिजल्ट ऑफ मेजर बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूजुअली विद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इकोलाई, स्यूडोमोनास, इन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने की वजह से सर्कुलेटरी फेलियर हो जाता है तो ये सब बैक्टीरिया क्या करते हैं? इन्फेक्शन कोज करते हैं। दीज बैक्टीरिया रिलीज एंडोटॉक्सिन विच कोज वेजोडाइलेशन और वेजोडाइलेशन होगा तो ब्लड जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा?
रिड्यूस हो जाएगा एंड रिड्यूस्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिलिटी रिजल्टिंग इन शॉक। कोज क्या रहेगा इसका? सेप्टिक शॉक का इन्फेक्शन। फोर्थ क्लासिफिकेशन है एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक दिस अकर एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन, कि एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से इंडिविजुअल की बॉडी सेंसिटिव होती है उस एंटीजन के प्रति, तो एनाफाइलेटिक शॉक लगने के चांसेस रहते हैं। एग्जाम्पल में बात करूं, पेनिसिलिन की वजह से भी एनाफाइलेटिक शॉक लग सकता है। कोजेज क्या है? इम्यून मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, किसकी वजह से? एलर्जी की वजह से। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक क्या है? दिस इज कोज्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड लॉस ऑफ वेस्कुलर टोन, कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई इंजरी हो जाए या वेस्कुलर टोन है वो डिक्रीज हो जाए तो न्यूरोजेनिक शॉक लगने के चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं हेमरेज की पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होगी? इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? वीनस रिटर्न है वो डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, और ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगी और सेल एंड टिश्यू के पास में हाइपोपरफ्यूजन की कंडीशन एराइज होगी और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे और शॉक की कंडीशन एराइज होगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेजेस ऑफ शॉक। स्टेजेस ऑफ शॉक में फर्स्ट देखें इनिशियल नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज। इनिशियल नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज के अंदर क्या होगा? बॉडी ट्राइज टू कंपनसेट द टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन बाय कंपनसेटरी मैकेनिज्म। ये इनिशियल शॉक है जिसको बॉडी क्या कर सकती है? कंपनसेट कर सकती है, उसको ठीक कर सकती है। कैसे ठीक करेगी? एग्जाम्पल में बात करूं, एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये प्रीवियस क्लास में आपको डिस्कस कर चुका हूं कि ये शॉक की जो कंडीशन है कि बीपी अगर कम हो रही है या बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम हो रही है तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम क्या करते हैं? बीपी को इंक्रीज करने का काम करते हैं और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करते हैं। सेकंड एग्जांपल है रिलीज ऑफ एलडीएच हार्मोन। थर्ड है स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। सेकंड स्टेज है प्रोग्रेसिव डीकम्पनसेटेड शॉक। इसमें क्या होगा कि बॉडी उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगी। इफ़ द कोज ऑफ शॉक इज़ नॉट ट्रीटेड और करेक्टेड एंड शॉक कंडीशन कंटिन्यू इट लीड्स टू, अगर शॉक की कंडीशन को ट्रीट नहीं किया गया, करेक्शन नहीं किया गया तो शॉक कंटिन्यू रहेगा। तो कौन सी कंडीशन एराइज होगी? पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन। पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन होगा मतलब पल्मोनरी के अंदर क्या होगा? प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो टेकिपनिया की कंडीशन एराइज होगी, ब्रीथिंग रेट बढ़ेगी, परसिस्टेंट शॉक की कंडीशन एराइज होगी, टिश्यू एनोक्सिया होगा, एनोरेबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा और लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशन एराइज होगी। नेक्स्ट एसिडोसिस होगा तो पीएच डिक्रीज्ड होगी। नेक्स्ट है डीकम्पनसेटेड इरिवर्सिबल शॉक। द हाइपोक्सिक सेल इंजरी विल रिजल्ट एंड कोज मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन। अगर वो कंपनसेट नहीं हो पा रहा है तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी शॉक की वजह से और सेल इंजर्ड हो जाएगी और एज वेल एज डेथ हो जाएगी। द अफेक्टेड वाइटल ऑर्गन्स आर ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी एंड लीवर। ये ऑर्गन ज़्यादा अफेक्ट होंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या अरेंज होंगे स्टेज फर्स्ट में, स्टेज सेकंड में और स्टेज थर्ड में? स्टेज फर्स्ट के अंदर क्लिनिकल फीचर्स अरेंज होंगे टेकीकार्डिया, टेकिपनोइया, पेलर और कूल स्किन। स्टेज सेकंड के अंदर ओलिगूरिया, फॉल इन बीपी। स्टेज थर्ड के अंदर मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन। इस यूनिट को नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।